हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पैरागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट में से हम कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके बाद कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैंग्वेज टेस्ट्स आर डिजाइंड टू मेजर ब्लैंक स्पेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द टीचिंग प्रोग्राम। लैंग्वेज टेस्ट्स जो होते हैं उन्हें क्या मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, किस चीज़ को एवेल्युएट करने के लिए, किस चीज़ को मेजर करने के लिए जो है वो लैंग्वेज टेस्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से। टू मेजर द लर्नर्स लाइकिंग फॉर द लैंग्वेज, लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, टीचर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, या लर्नर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज। लर्नर उस भाषा को कितना लाइक करता है ये मेजर करने के लिए नहीं, ठीक है। टीचर उस लैंग्वेज को कितना जानता है ये मेजर करने के लिए नहीं। लर्नर का उस भाषा के प्रति क्या एटीट्यूड है इसको मेजर करने के लिए नहीं, बल्कि ये मेजर करने के लिए कि लर्नर को वो लैंग्वेज कितनी आती है, उसका उस लैंग्वेज को लेकर नॉलेज कितना है। तो दे आर डिजाइन टू मेजर द लर्नर्स नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। बी इसका सही आंसर होगा। लैंग्वेज टेस्ट्स आर डिजाइंड टू मेजर the learner's knowledge of the language at a particular moment in the teaching program. B is the right answer. Next question है, a recall type test is a test of। एक होता है recall type test। ये recall type test काहे का टेस्ट होता है? टेस्ट ऑफ मेमोरी, टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग या टेस्ट ऑफ स्पीड। स्पीड का टेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, इमेजिनेशन का टेस्ट है, या ये मेमोरी का टेस्ट है? किसका टेस्ट है ये? रिकॉल टाइप टेस्ट। रिकॉल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिकॉल करना, इसका मतलब उसको याद करना। कोई चीज आपकी मेमोरी में, आप उसको रिकॉल करते हो, है ना, तो आप उसको याद करके और फिर बताते हो कि वो क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स जिन्हें कहा जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दो तरह के आते हैं। एक रिकॉल टाइप और एक रिकॉग्निशन टाइप। है ना, इसको जरा ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होता है उसमें प्रश्न दो तरह के होते हैं, या यूं कहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दो तरह का होता है, रिकॉल टाइप या रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। आपने सामने चीजें रख दी हैं, आपने चार ऑप्शन सामने रख दिए, आपने स्टूडेंट से कहा कि भाई इसमें से पहचानो सही उत्तर कौन सा है। तो उसमें स्टूडेंट को अपनी याददाश्त पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। जो भी सही उत्तर है वो चार में से एक विकल्प में आपने दे रखा है, तो स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करना है, सही उत्तर पहचानना है, याद करके नहीं बताना है, क्योंकि उत्तर के लिए आपने उसे ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है, वो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है? रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों की रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी है उसको टेस्ट करते हैं कि बच्चा जो है उसके सामने अगर चीजें रख दी जाए तो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं। तो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आते हैं एक तो एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आते हैं आपके ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। इसमें आते हैं आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। जिन्हें कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस कहा जाता है। मतलब लेफ्ट कॉलम में चीजें दे रखी हैं, राइट कॉलम में कुछ चीजें दे रखी हैं,
लेफ्ट कॉलम की चीज़ों को राइट कॉलम की चीज़ों से मैच करना है। जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट कॉलम में आपने जो वर्ड्स दिए हैं वो और राइट कॉलम में जो वर्ड्स दिए हैं वो ऑपोजिट्स हैं या सिनोनिम्स हैं मान लो, है ना, सिनोनिम्स है मान लो। तो लेफ्ट कॉलम का एक वर्ड राइट कॉलम में उसका एक सिनोनिम दे रखा है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस वर्ड का सिनोनिम है। तो इसमें भी मतलब बच्चे को अपनी मेमोरी पर जोर दे करके याद करके उत्तर नहीं बताना है, उत्तर के विकल्प दे रखे हैं उसमें से उसको सही उत्तर पिक आउट करना है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस ये इसमें आते हैं। और जो रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में आ सकता है, रिकॉग्निशन में भी रिकॉल में भी। फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल पूछकर अगर आप ऑप्शन दे देते हो, खाली जगह छोड़ देते हो और 4 ऑप्शन दे देते हो, है ना, तब तो वो एमसीक्यू हो गया, तब तो वो रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप खाली जगह सेंटेंस में देते हो और उसको भरने के लिए कोई ऑप्शन नहीं देते हो, उस ब्लैंक स्पेस में बच्चे को अपनी मेमोरी से वर्ड या आंसर ला करके लिखना है, तो वो फिर जो है रिकॉल टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो प्रश्न है वो रिकॉल टाइप में भी आ सकता है और रिकॉग्निशन टाइप में भी आ सकता है। तो बहुत छोटे आंसर वाले जो प्रश्न हैं वो रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो रिकॉल टाइप टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ मेमोरी। ये बच्चे की मेमोरी का टेस्ट है कि बच्चे की मेमोरी कितनी शार्प है, बच्चे को याद कितना रहता है, बातें कितनी याद रहती हैं, तो मेमोरी से उत्तर अपना दे सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। अगला सवाल, अगला प्रश्न, पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। एक बार फिर सवाल आया रेमेडियल टीचिंग में से, रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। कन्हैया लाल जी, सिलेबस देखिए आपको जो है ना मिलता है, सिलेबस में चीज़ें सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, तो आप उसमें देखिए सीएलटी कहीं लिखा है क्या, नहीं है ना। सीएलटी कोई पर्टिकुलर मेथड या कोई पर्टिकुलर अप्रोच जो है आपके सिलेबस में नहीं है, है ना। तो जो चीज़ें सिलेबस में दी हैं उन्हें पढ़ना है, जो नहीं दिए हैं उनको हम ज़बरदस्ती थोड़े ना डालेंगे उसमें। तो रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य इनमें से क्या होता है, इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड, या टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्नड। किस पर्पस से रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, नए लैंग्वेज आइटम्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। भाई रेमेडियल टीचिंग जो है वो उपचारात्मक शिक्षण है, मैंने पहले भी बता रखा है। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि क्लास में रेमेडियल टीचिंग केवल उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे रह गए, किसी वजह से, किसी कारण से उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, उनकी कोई वीकनेस है, वो उस वजह से एरर्स कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन बच्चों को अलग से बुला करके उनकी वीकनेस को पहचान कर फिर उनकी रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है ना। तो रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग का पर्पस नई चीज़ें सिखाना नहीं होता। हम जिन बच्चों की रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं तो उन्हें हम कुछ नया नहीं पढ़ाते, हम उन्हें वही चीज़ें दोबारा पढ़ाते हैं जो हमने पहले पढ़ाई थी, लेकिन किसी कारण से उन बच्चों को समझ में नहीं आई थी बात, वो सीख नहीं पाए थे, उनकी लर्निंग नहीं हो पाई थी। तो अब उसको थोड़े अलग तरीके से उन बच्चों की वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनकी कमियों को पहचानने के बाद हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ाते हैं जो ऑलरेडी हम उन्हें पढ़ा चुके हैं, है ना। तो रेमेडियल टीचिंग में कोई नई चीज़, कोई नया लैंग्वेज आइटम इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। हाल ही में चीज़ों को पढ़ाया, जिन चीज़ों को उनका टेस्ट लेते हैं क्या रेमेडियल टीचिंग में, नहीं। रेमेडियल टीचिंग में टेस्ट नहीं होता, टीचिंग होती है। तो रिसेंटली पढ़ाई गई चीज़ों को टेस्ट लेना, इसको रेमेडियल टीचिंग नहीं कहते। ऑप्शन सी को देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड। ऐसी चीज़ें, ऐसे लैंग्वेज आइटम्स का मतलब
उसमें वोकैबुलरी हो सकती है, ग्रामर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, ईडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ हमने पढ़ाई थी बच्चे ने उसको प्रॉपरली सीखा नहीं, बच्चा उसको प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाया, इसलिए हम उसको दोबारा टीच करते हैं। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्नड। तो सी होगा इसका आंसर, डी भी नहीं होगा। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्नड। ऑलरेडी बच्चा जिन चीज़ों को लर्न कर चुका है उसको दोबारा तो क्यों पढ़ाओगे, ज़रूरत ही नहीं है जब लर्निंग हो गई उसकी। तो जो लैंग्वेज आइटम्स प्रॉपरली नहीं सीख पाए बच्चे, उनको दोबारा पढ़ाने को रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ELT इज एन एब्रिविएशन फॉर। ELT किसका शॉर्ट फॉर्म है? ELT का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशन लैंग्वेज टीचिंग, एजुकेटेड लर्नर्स एंड टीचर्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या इंग्लिश लर्निंग एंड टीचिंग। व्हाट डज ELT स्टैंड फॉर? ELT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को ELT कहते हैं। ELT मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT। ऑप्शन सी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थी अप्रोच टू अ लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स रिक्वायर्स दैट द टीचर शुड condemn the errors, look upon the errors as a feedback to the teacher, punish the learners for making errors या overlook the errors। errors का मतलब क्या होता है? errors मतलब mistakes, गलतियाँ, त्रुटियाँ, है ना। बच्चे, learners, students, pupils, छात्र जिन्हें आप पढ़ाते हो वो errors करते हैं, गलतियाँ करते हैं। अब गलती तो देखो होगी, गलती के बिना इंसान सीखता नहीं, है ना। कहता ना, if you are not making mistakes, you are not doing anything। जो एरर्स हैं वो लर्निंग के प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। एरर्स आर अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। अगर लर्निंग हो रही है तो एरर्स भी होंगे। बच्चा कुछ सीख रहा है तो गलती भी करेगा, लेकिन अब उस गलती को या उन गलतियों को लेकर के टीचर का जो है ना, टीचर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, टीचर उन गलतियों के प्रति क्या रवैया अपनाए, क्या होना चाहिए, ये सवाल है। क्या टीचर को उन एरर्स को कंडेम करना चाहिए? कंडेम करना मतलब कि गलतियां क्यों करते हो, बच्चों को डांटो उसके लिए, किस तरह की गलती मत करो, डांटते रहा करो बच्चों को, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर, पनिश द लर्नर्स फॉर मेकिंग एरर्स, गलती करने के लिए लर्नर को पनिश करना चाहिए? नहीं। ओवरलुक द एरर्स, गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए? नहीं। नज़रअंदाज, गलतियों के लिए आप बार बार उन्हें टोकें नहीं, लेकिन उन गलतियों को नज़रअंदाज भी ना करें, उन गलतियों को ध्यान में रखें ताकि आपको पता रहे कि भाई बच्चे किस तरह की, किस नेचर की, किस प्रकार की गलतियां करते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर। एरर को लेकर के जो एक हेल्थी अप्रोच है वो ये है कि टीचर को चाहिए कि उन एरर्स को फीडबैक के रूप में ले। कि बच्चा जब एरर करता है तो टीचर को पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया वो बच्चे को किस हद तक समझ में आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पढ़ाने का तरीका इफेक्टिव नहीं था, इस कारण से बच्चे लर्न नहीं कर पाए। तो इस तरह से एरर्स, जब हम अपने स्टूडेंट्स के एरर्स को देखते हैं ना, तो हमें हमारी टीचिंग का फीडबैक मिलता है कि हाँ भाई हमने इस तरह से पढ़ाया, अब बच्चे ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोबारा जब हम पढ़ाएं किसी दूसरी क्लास को या दूसरे बच्चों को, तो हम इस बात पर तवज्जो दें कि इस तरह की गलती बच्चे ना करें, है ना। तो एरर्स जो हैं वो टीचर को फीडबैक देते हैं। तो टीचर को चाहिए कि जब भी एरर हो तो टीचर उन एरर्स को फीडबैक की तरह देखे, उसके लिए बच्चों को पनिश ना करे, उनको नज़रअंदाज भी ना करे, उनको कंडेम भी नहीं करे, लेकिन उन एरर्स को वो अपने लिए एक फीडबैक की तरह देखे। तो बी इसका राइट आंसर है। लुक अपॉन द एरर्स एज अ फीडबैक टू द टीचर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विथ रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। जिन बच्चों को रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उनको इनमें से कौन सी समस्या होती है? दे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज,
they have trouble sitting for long hours in the classroom, they have a poor memory, या they dislike their lessons. लैंग्वेज डिसऑर्डर होना, अगर किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे को है तो उसे इनमें से कौन सी समस्या होती है? रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर वाला बच्चा क्या अपने लेसन को डिसलाइक करता है? नहीं। क्या उसकी याददाश्त खराब होती है, पुअर मेमोरी होती है? नहीं। हैव ट्रबल सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, उसको लंबे समय तक क्लास में बैठने में दिक्कत आती है? नहीं, है ना। चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, उन्हें लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है ना। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो हैं देयर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसको ELD कहा जाता है। दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसको RLD कहते हैं, ELD RLD। तो जिन बच्चों को एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चे जो है वो अपनी बात कह नहीं पाते, अपने थॉट्स को शब्दों में बदल नहीं पाते, उनको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है, एक्सप्रेस करने में। एक्सप्रेस करना मतलब खुद के विचारों को व्यक्त करना, उसमें उन्हें दिक्कत आती है, उसे कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है उन बच्चों को भाषा समझने में दिक्कत आती है, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। RLD वाले बच्चे को लैंग्वेज को रिसीव करने समझने में दिक्कत आएगी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आएगी। ये दो तरह के लैंग्वेज डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि जिन बच्चों को RLD होता है उन्हें क्या तकलीफ होती है? दे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, उन्हें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। ए इसका सही उत्तर है। पीयर असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन, पीयर असेसमेंट कब होता है? पीयर असेसमेंट किस चीज को कहते हैं? पीयर असेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन ए a student's work is evaluated by one or more students of his or her group, student's work is evaluated by all the teachers, teacher's work is evaluated by all the students, teacher's work is evaluated by a student। इनमें से peer assessment का मतलब कौन सा है? peer किसे कहते हैं? PEER, peer। peer का मतलब आपके हम उम्र लोग, आपके बराबर के लोग। पीयर्स कौन होते हैं? पीयर्स वो लोग होते हैं जो हमारे एज ग्रुप के होते हैं, हमारे हम उम्र होते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, मतलब आपके बराबर के जो लोग हैं वो आपके पीयर्स हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए अगर हम क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ क्लासरूम में पीयर्स का मतलब आपके हम उम्र बच्चे, यानी आपके क्लासमेट्स, आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट्स, है ना। तो पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि एक बच्चे के कार्य का मूल्यांकन बच्चों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक स्टूडेंट जो है अपने क्लासमेट्स के काम को असेस करता है, एक स्टूडेंट अपने दूसरे स्टूडेंट्स के काम को असेस करता है, तो उसको पीयर असेसमेंट कहते हैं। तो पीयर असेसमेंट में अ स्टूडेंट्स वर्क इज इवैल्यूएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स ऑफ हिज ग्रुप ए। टेस्ट लेने के बाद में आपने जो कॉपी है, जो आंसर शीट है, जो टेस्ट नोटबुक है, ठीक है, वो बच्चों को ही दे दी। जिसकी कॉपी है उसको ना दे करके एक बच्चे की कॉपी दूसरे को, दूसरे की बच्ची दूसरे बच्चे की कॉपी तीसरे को, और उनसे कहा कि भाई आप अपने दोस्तों के काम को चेक कीजिए, असेस कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। तो उसको कहते हैं पीयर असेसमेंट।
क्या कहता है, पेयर असेसमेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स वर्क इज इवेल्युएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, which of the following is not a purpose of evaluation in education? Which of the following is not a purpose of evaluation in education? एजुकेशन में evaluation होता है, हाँ, मूल्यांकन होता है, तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? सवाल सीधा सीधा है कि इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का एक एम नहीं है। कौन सा एम है ये नहीं पूछ रहा, कौन सा इवैल्यूएशन का एम नहीं है। डायग्नोज डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स, मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स या असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का एम नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? लर्नर्स की डिफिकल्टीज को डायग्नोज करना, लर्नर के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं, उसको जो दिक्कत आ रही है उसका पता लगाना, इसके लिए तो इवैल्यूएशन होता है ना। डायग्नोसिस तो एक एम है इवैल्यूएशन का। डायग्नोसिस माने निदान, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, कष्ट क्या है, ट्रबल क्या है, डिफिकल्टी क्या है, इसका पता लगाना, इसको डायग्नोज करना कहते हैं। तो ये तो एक एम पर्पस है, लर्नर की डिफिकल्टी को डायग्नोज करना, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, जिन टीचिंग मेथड्स की मदद से हम पढ़ाते हैं उनकी वैल्यू को मेजर करना कि क्या हमारे मेथड्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, क्या हम जिन विधियों से टीच करते हैं क्या वो मेथड्स काम के हैं, उनकी वैल्यू क्या है। असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट, अटेनमेंट माने उपलब्धि, कि भाई बच्चे ने, हमने जितना पढ़ाया तो इतने समय में बच्चे ने कितना अटेन किया, कितना सीखा, कितनी उपलब्धि हासिल की, उसका असेसमेंट करना, ये भी इवैल्यूएशन का एम है। लेकिन बच्चों के माता पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये कोई पर्पस नहीं है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन हम इसलिए नहीं करते कि बच्चे के पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएं। तो सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी। Next, a good language proficiency test. Good language proficiency test, एक अच्छे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की विशेषता इनमें से क्या होती है? एलपीटी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किसको कहते हैं हमें पता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज की जो ओवरऑल एबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है। पिछले 3, 4, 6 महीनों में क्या पढ़ाया उसका टेस्ट नहीं होता, वो तो अचीवमेंट टेस्ट होता है। एलपीटी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, बच्चे की ओवरऑल उस भाषा पर कितनी पकड़ है, ओवरऑल बच्चा उस लैंग्वेज को कितना यूज़ करना जानता है, उसके टेस्ट को एलपीटी कहा जाता है, ठीक है। तो एक अच्छे एलपीटी में इनमें से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, केवल एक तरह के प्रश्न होते हैं उसमें। फोकस इज ऑन ऐसे टाइप क्वेश्चंस अलोन, केवल निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उस पर फोकस करता है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये वाली बात सही है। एक अच्छे टेस्ट में तो हर तरह के प्रश्न होने चाहिए ना। एक अच्छा टेस्ट, एक कंप्लीट टेस्ट जो है ना, इट शुड इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें तो हर तरह का प्रश्न इंक्लूडेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप भी, ठीक है, ऐसे टाइप भी, शॉर्ट आंसर टाइप भी, तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें होना चाहिए। तो डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a remedial teaching syllabus should be based on. remedial teaching syllabus जो है किस पर आधारित होना चाहिए?
जब आप रेमेडियल, अब देखो रेमेडियल टीचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर बार बार सवाल आ रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग है, एवेल्युएशन है, ठीक है ना, ये डिसऑर्डर्स हैं, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, लैंग्वेज स्किल्स पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये मतलब ये इन क्वेश्चंस को करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप याद करके जाइएगा। रेमेडियल टीचिंग सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन द टीचर्स इंप्रेशन ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग अ लैंग्वेज, या an analysis of errors made by learners, या an analysis of the future needs of the learners। देखो रेमेडियल टीचिंग करने से पहले क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, मैंने पहले बताया था, वापस दोहरा देता हूं उस बात को। इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले तो आप पढ़ाते हो, यू टीच, पढ़ाते हो, तो पढ़ाने के साथ साथ आपका मूल्यांकन जो है ऑब्जर्वेशन के जरिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए होता रहता है ना। मतलब आप बच्चों से क्लास में क्वेश्चंस पूछते रहते हो, उनको होमवर्क देते रहते हो, उनको क्लास में छोटे छोटे टेस्ट्स देते रहते हो, क्लास में पढ़ाते वक्त भी आप उनको ऑब्जर्व करते हो, बीच बीच में सवाल पूछ लेते हो, बच्चा हाथ खड़ा करके खुद कुछ पूछ लेता है। तो ये जो है इवैल्यूएशन का एक हिस्सा है। मतलब इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है। तो उस इवैल्यूएशन से, खासतौर पर जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसकी मदद से हमें उन बच्चों की पहचान हो जाती है जो बच्चे थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, है ना, थोड़े पीछे रह गए। तो उन बच्चों को हम स्लो लर्नर्स कह करके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चे जो हैं थोड़े स्लो हैं, इनके सीखने की गति थोड़ी धीमी है, तो इन बच्चों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना ये फेल हो जाएंगे। तो आप उन बच्चों को अलग से जो है ना, उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हो। क्या लेते हो? डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले तो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन से स्लो लर्नर्स की पहचान होती है। फिर उन स्लो लर्नर्स का डीटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं? निदानात्मक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक अलग तरह का, खास तरह का टेस्ट होता है जो केवल उन बच्चों के लिए होता है जिनको हमने स्लो लर्नर्स के तौर पर पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है। तो जब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चा कर लेता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो किस नेचर की गलतियां कर रहा है और वो उन गलतियों को क्यों कर रहा है। इसका एक विश्लेषण हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन गलतियों के एनालिसिस के आधार पर, उन गलतियों के विश्लेषण के आधार पर हम अपना रेमेडियल कोर्स प्रिपेयर करते हैं। तो रेमेडियल कोर्स प्रिपेयर करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं जिनकी रेमेडियल टीचिंग होनी है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके एरर्स कैसे हैं और वो उन एरर्स को क्यों करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में होती है रेमेडियल टीचिंग। और अच्छा रेमेडियल टीचिंग सिलेबस जो है वो लर्नर्स के द्वारा किए गए एरर्स का विश्लेषण करके तैयार किया जाता है। एन एनालिसिस ऑफ एरर्स मेड बाय लर्नर्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रेमेडियल टीचिंग पेज ग्रेटर अटेंशन टू स्टूडेंट्स हु। रेमेडियल टीचिंग किन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देती है? हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हु आर लाइकली टू गो अब्रॉड, हु हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स, या हु आर इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस। ऐसे बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो पहले से ही इंग्लिश में बड़े दक्ष हैं, बड़े प्रोफिशिएंट हैं। तो जो बच्चा पहले से इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है ना, उसके ऊपर इतना अलग से विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको पहले से आती है इंग्लिश बहुत अच्छे से, ठीक है, उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो विदेश जाने की जिनकी संभावना है, हु आर लाइकली टू गो अब्रॉड, उनकी रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए ज़्यादा। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके अब्रॉड जाने की संभावना है तो उन बच्चों की रेमेडियल टीचिंग खास तौर पर कराई जाए, ये तो कोई नियम नहीं है। ये होगा हु हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स। ऐसे बच्चे
जो दूसरे बच्चों से थोड़े पीछे रह गए, है ना, उन पर खास ध्यान दिया जाता है रेमेडियल टीचिंग में। जो बच्चे इरेग्युलर हैं, अब देखो इरेग्युलर होने के कई कारण हो सकते हैं। क्लास में एब्सेंटिज्म के पीछे कई वजह होती हैं। बच्चा बीमार रहता है, ठीक है, वो ध्यान नहीं देता, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है ये, हु हैव फॉलन बिहाइंड अदर्स। 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज। आज के वक्त में इंडिया में, भारत में अंग्रेजी भाषा को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब क्या दर्जा उसको देना चाहिए? लाइब्रेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज टू बी यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग अब्रॉड। आज भारत में इंग्लिश को किस तरह से पढ़ाना चाहिए? लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह, उच्च शिक्षा के लिए एक भाषा उसकी तरह, कम्युनिकेशन के भाषा की तरह, या विदेश जाते वक्त इंसान जिस भाषा को यूज करता है उसकी तरह? लाइब्रेरी लैंग्वेज कौन सी होती है? लाइब्रेरी लैंग्वेज वो होती है जो किताबें पढ़ने के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर आप इंग्लिश को कम्युनिकेशन के लिए सीखना नहीं चाहते, आप तो कहते हो कि नहीं इंग्लिश में मुझे बात नहीं करनी किसी से, कम्युनिकेशन नहीं आता मुझे, ना ही मुझे करना है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो इंग्लिश में लिखी किताबें, कहानियाँ, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में मज़ा आता है, तो मुझे तो इंग्लिश इसलिए सीखनी है ताकि मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ के और उसको समझ सकूँ, है ना। तो फिर इंग्लिश आपके लिए लाइब्रेरी लैंग्वेज है। क्या है? लाइब्रेरी लैंग्वेज माने वो भाषा जो हम किताब पढ़ने के लिए सीखते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। तो इंडिया में इंग्लिश को लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाना चाहिए क्या? नहीं, गलत बात है। हायर स्टडीज़ के लिए केवल वे इंग्लिश तो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हायर स्टडीज़ में काम आएगी, है ना, तो ये भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है। इंग्लिश क्यों, दुनिया की कोई भी भाषा ले लो, ठीक है, वो होती है कम्युनिकेशन के लिए। जो लैंग्वेज का पहला पर्पज़ है, जो पहला एम है, वो है कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बात दूसरों के साथ शेयर कर सको, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर कर सको। तो इंग्लिश को इंडिया में कम्युनिकेशन की लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाने की ज़रूरत है। इंग्लिश नीड्स टू बी टॉट एज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। अब्रॉड जाने की भाषा नहीं, कम्युनिकेशन की भाषा के तौर पर इंग्लिश को पढ़ाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी। इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग जो है वो इनमें से किस तरह की होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, लेक्चर सेंटर्ड, या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड? टीचर केंद्रित, छात्र केंद्रित, लेक्चर केंद्रित, या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड? मतलब किस चीज को? देखो सेंटर क्या होता है? सेंटर किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। केंद्र किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका सेंटर होता है ना। तो किसको सेंटर में रखना चाहिए? टीचर को, किताब को, या बच्चे को? बड़ा कॉमन सेंस वाला प्रश्न है ये, ठीक है। पढ़ाते समय हम बच्चे को, लर्नर को, चाइल्ड को जो है केंद्र में रखते हैं, जिसको कहते हैं छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। लर्नर सेंटर्ड कह दो उसको, चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हो, लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, pupil oriented, child oriented, स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, कुछ भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। लर्नर सेंटर्ड कहो, चाइल्ड सेंटर्ड कहो, लर्नर ओरिएंटेड कहो, चाइल्ड ओरिएंटेड कहो, प्यूपिल ओरिएंटेड कहो, उसका एक ही मतलब है कि लर्नर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। लर्नर की नीड्स को, सीखने वाला जो बच्चा है, विद्यार्थी है,
ठीक है, उसकी ज़रूरतों को, उसकी नीड्स को ध्यान में रख करके टीचिंग होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज, प्रोज पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट, या दोनों? प्रोज होता क्या है? पहले तो प्रोज गद्य और पोएट्री कविता। तो देखो, स्टूडेंट्स को पोएट्री भी पढ़ाते हैं और प्रोज भी पढ़ाते हैं, है ना। इंग्लिश का जो सिलेबस होता है स्कूल का बच्चे का, उसमें छोटी छोटी कविताएं भी होती हैं और उसमें दूसरे लेसन्स भी होते हैं, प्रोज के लेसन्स। तो पोएट्री पढ़ाने और प्रोज पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो अलग अलग होता है। प्रोज किस पर्पज से पढ़ाते हैं, पोएट्री किस पर्पज से पढ़ाते हैं, दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। पोएट्री जो होती है ना, पोएट्री एक तरह से प्लेजर के लिए होती है, एंजॉयमेंट के लिए होती है। मतलब बच्चा कविता, पोएम जब पढ़ाते हो क्लास में, है ना, तो पोएम को एंजॉय करना होता है। उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पोएट ने यूज़ किए होते हैं, उन सब चीज़ों की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए पोएम पढ़ी जाती है। पोएम इसलिए नहीं पढ़ाते कि पोएम पढ़ा करके हम बच्चों की वोकैबुलरी में नए शब्द जोड़ देंगे, उनको ग्रामर में कुछ सिखा देंगे, नहीं। प्रोज सिखाने का एम लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता। सॉरी, पोएट्री की बात कर रहा हूँ, प्रोज की नहीं। पोएट्री पढ़ाने का एम लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता। पोएट्री इसलिए नहीं पढ़ाते, पोएम इसलिए नहीं पढ़ाते कि हमारी पोएम से बच्चा कोई नए शब्द सीख लेगा या उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी, नहीं। प्रोज जो होता है, प्रोज की टीचिंग, प्रोज का मतलब क्या? प्रोज इज एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोएट्री। कोई भी राइटिंग जो पोएट्री नहीं है वो प्रोज है। प्रोज क्या है? एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोएट्री। कोई भी ऐसी राइटिंग जो पोएट्री नहीं है वो प्रोज है। तो प्रोज जब आप पढ़ाते हो तो प्रोज में पैराग्राफ आ जाता है, प्रोज में ऐसे आ जाता है, प्रोज में कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं, प्रोज में नॉवल आ जाता है, उपन्यास, सब कुछ प्रोज में ही आता है। तो प्रोज हम इसलिए पढ़ाते हैं कि उस प्रोज के माध्यम से बच्चे की वोकैबुलरी एनरिच हो, है ना, उसको लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह, पैटर्न्स वगैरह की मास्टरी हो जाए, साथ साथ में लिटरेचर में उसकी रुचि पैदा हो। तो प्रोज की टीचिंग दोनों पर्पज से की जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका उद्देश्य है और लिटरेरी डेवलपमेंट भी उसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी प्रोज पढ़ाया जाता है और लिटरेरी डेवलपमेंट के लिए भी। पोएट्री जो है वो केवल प्लेजर के लिए, डिलाइट के लिए पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी इज कॉल्ड। टेक्स्ट को पढ़ना, रीड करना, एक्यूरेसी के लिए उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, लाउड रीडिंग या लाइब्रेरी रीडिंग? देखो, क्लास में जब रीडिंग कराई जाती है, जब प्रोज पढ़ाया जाता है, तो उसमें दो तरह से रीडिंग कराई जाती है, एक इंटेंसिव रीडिंग, एक एक्सटेंसिव रीडिंग। ये जो इंटेंसिव रीडिंग होती है ना, इसको डिटेल्ड स्टडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिटेल्ड स्टडी, हिंदी में इसको कहते हैं गहन वाचन। इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल्ड स्टडी, गहन वाचन। इंटेंसिव रीडिंग जब आप कराते हो तो एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज, जैसे किसी चैप्टर की, किसी पैराग्राफ की इंटेंसिव रीडिंग हो रही है तो उसमें एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज को समझाया जाता है। टीचर एक एक नए वर्ड का मतलब बताता है, एक एक मुहावरे का मतलब बताता है, एक एक चीज़ को अच्छे से बच्चे को समझना है। मतलब बच्चे को उस किताब को च्यू करके डाइजेस्ट करना है। इंटेंसिव रीडिंग में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक एक शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये होती है इंटेंसिव रीडिंग। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है,
जिसको कि रैपिड रीडिंग भी कहा जाता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग या रैपिड रीडिंग जो होती है ना, ये होती है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड प्लेजर। केवल जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ना, केवल पढ़ने का आनंद लेने के लिए पढ़ना, उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, है ना, तो जो भी पैराग्राफ या टेक्स्ट आप पढ़ते हो उसमें एक एक वर्ड को समझने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ी बात समझ में आनी चाहिए कि ओवरऑल उसका पूरा मतलब आपने, जनरल कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, वो हो गया। आपको बात समझ में आ गई कि जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा था। बस आपको उसका एक एक शब्द भले ही समझ में ना आया हो, एक एक वर्ड का मतलब आप भले ही नहीं निकाल पाए हो, लेकिन आपको उसकी बात समझ में आ गई, तो वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। लेकिन आप तो चाहते हो कि नहीं, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, केवल मतलब नहीं समझना है, साथ में एक एक वर्ड का मतलब समझना है, एक एक शब्द जो राइटर ने लिखा है वो समझ में आना चाहिए। तो उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग या डिटेल्ड स्टडी। ए, रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। उसको लाउड रीडिंग नहीं कहते, उसको एक्सटेंसिव या लाइब्रेरी रीडिंग नहीं कहते, उसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Is in silent reading there is no movement of the lips or the tongue. Only those passages should be silently read which can be understood by students. Necessary instructions must be given before silent reading. Only brilliant students should be selected for silent reading. साइलेंट रीडिंग के ऊपर बेस्ड प्रश्न है ये। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? एक होती है लाउड रीडिंग, पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। एक होती है लाउड रीडिंग, दूसरी होती है साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में बोलकर पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं सस्वर वाचन। क्या कहते हैं? सस्वर वाचन, बोलकर पढ़ना, उच्चारण करते हुए पढ़ना। आप जो टेक्स्ट पढ़ते हो, जो पढ़ते हो वो आप खुद भी सुनते हो और आपके पास बैठे लोगों को भी सुनाई देता है। आप एक एक वर्ड को बोलकर प्रोनाउंस करके फिर पढ़ते हो, तो उसको कहते हैं लाउड रीडिंग या रीडिंग अलाउड। लाउड रीडिंग या रीडिंग अलाउड। ठीक है, लाउड रीडिंग की जाती है इसलिए ताकि बच्चे को जो है ना वो सही प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस के साथ पढ़ना आ जाए। बच्चा जब पढ़े तो उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो, उसका इंटोनेशन अच्छा हो, उसको स्ट्रेस वगैरह, पंक्चुएशन मार्क्स का नॉलेज हो कि फुल स्टॉप पे रुकना है, कॉमा जो है उस पर हल्का सा पॉज करना है। इन सब कारणों से लाउड रीडिंग कराई जाती है। फिर बाद में जो रीडिंग आगे लाइफ में काम आती है वो होती है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग for comprehension, reading with comprehension, reading for comprehension, reading with comprehension। comprehension के लिए पढ़ना, comprehension के साथ पढ़ना। comprehension मतलब समझना, understanding मतलब जो पढ़ा वो समझ में भी आना चाहिए साथ में। लाउड रीडिंग में समझने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। लाउड रीडिंग में हम ध्यान देते हैं सही प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, है ना। लेकिन साइलेंट रीडिंग में क्योंकि हमें मन में पढ़ना होता है तो मन में ही प्रोनाउंस करना है उसको, और सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारा फोकस कॉम्प्रिहेंशन पे होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ना, उसे साइलेंट रीडिंग कहते हैं। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन। तो जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है तो उसमें वो लिप मूवमेंट नहीं करता, विस्परिंग नहीं होती, होंठ नहीं हिलते उसके, ठीक है, वो हल्के स्वर में भी बोलता नहीं है, उसका मुंह बंद रहता है, सिर्फ उसकी आईज मूव करती हैं।
इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ते हो तो आईज जो है लेफ्ट से राइट की दिशा में मूव करती हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही नहीं है, तो लिप्स का और टंग का मूवमेंट नहीं होता, ये बात तो सही है, ठीक है। ओनली दोज पैसेजेस शुड बी साइलेंटली रेड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। केवल उन पैसेजेस की साइलेंट रीडिंग कराई जानी चाहिए जो बच्चे समझ सकते हो। मतलब जैसे आप बच्चे का जो एज है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखते ही उसको आप पढ़ने के लिए दोगे। अब जैसे मान लो 6th क्लास का बच्चा है, उसको इतना मतलब डिफ़िकल्ट लिटरेचर पढ़ने के लिए दे दोगे जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो केवल वही पैसेज दिए जाने चाहिए जिन पैसेजेस को बच्चे पढ़कर कॉम्प्रिहेंड कर सकें। ये वाली बात भी सही है। नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी गिवन, ये भी सही है कि साइलेंट रीडिंग कराने से पहले बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि देखो मुंह से आवाज़ नहीं निकालोगे, होंठ नहीं हिलाओगे, विस्परिंग नहीं करोगे, है ना, मन में पढ़ोगे। ऐसे इंस्ट्रक्शंस देके फिर बच्चों को साइलेंट रीडिंग करने को कहा जाता है। लेकिन ये वाली बात सही नहीं है कि केवल होशियार बच्चों को ही साइलेंट रीडिंग का मौका मिलना चाहिए, केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ही साइलेंट रीडिंग का मौका देना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। अगर सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों को मौका देंगे तो कमज़ोर बच्चे फिर वो कब करेंगे। तो इसलिए डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रामर इज कंसर्न्ड विथ। फंक्शनल ग्रामर का संबंध इनमें से किस चीज के साथ है? स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मुलेटिंग रूल्स, रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, या द वे इन विच ग्रामर इज ऑर्गेनाइज्ड टू मेक मीनिंग। देखो, एक होता है पर्सपेक्टिव ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रामर। दो तरह का ग्रामर होता है, पर्सपेक्टिव ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। तो जो पर्सपेक्टिव ग्रामर है, पर्सपेक्टिव ग्रामर को थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रामर में ये डील करता है रूल्स के साथ, उसमें केवल व्याकरण के नियम, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो बच्चों को याद कराए जाते हैं, परिभाषाएं दी जाती हैं, डेफिनेशंस बताई जाती हैं, रूल्स बताए जाते हैं। रूल्स और डेफिनेशंस की मदद से जो ग्रामर आप पढ़ाते हो वो पर्सपेक्टिव ग्रामर कहलाता है। पर्सपेक्टिव ग्रामर में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को हर वो चीज़ सीखनी पड़ती है जो उसको प्रैक्टिकली चाहे काम आती हो या नहीं आती हो, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम होती है। ग्रामर की एक अलग किताब दे दी आपने, उसमें दुनिया भर के रूल्स लिखे हैं, उसमें डेफिनेशंस लिखी हैं, है ना, वो है पर्सपेक्टिव ग्रामर। अब अक्सर देखा जाता है कि पर्सपेक्टिव ग्रामर जो है, मतलब ग्रामर की अच्छी स्टडी करने के बाद भी लोग जो है वो उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते। तो जो है ना फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर का मतलब वो ग्रामर जो केवल हमें लैंग्वेज को यूज़ करना सिखाए। इसको हम अपने आप अक्वायर करते हैं। जब भी हम कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं ना, इमिटेट करते हैं, लोगों से सुन करके और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में हम जो ग्रामर है उसको खुद ब खुद अक्वायर कर लेते हैं, है ना। तो वो जो अक्वायर किया हुआ ग्रामर है ना, वो फंक्शनल ग्रामर है। किताब पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, सेंटेंस पढ़ते हो, है ना, तो आप उन सेंटेंसेस के पीछे का जो ग्रामर है उसको खुद अक्वायर कर लेते हो, तो वो फंक्शनल ग्रामर है। तो फंक्शनल ग्रामर जो है वो मतलब किस तरह से ग्रामर को यूज करके मीनिंग को बनाया जा सकता है, उसके साथ डील करता है। इट इज कंसर्न्ड विद द वे इन विच ग्रामर इज ऑर्गेनाइज्ड टू मेक मीनिंग। मतलब ये वो ग्रामर है जो हमें लैंग्वेज यूज करना सिखाता है। ये डेफिनेशंस और रूल्स सिखाने वाला ग्रामर नहीं है, ये वो ग्रामर है जो हमें लैंग्वेज को बोलना सिखाता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फोर्थ का ए। और फिर इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी कक्षाओं में इंग्लिश सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? Enable students to speak English in British accent, help students score good marks, provide them the knowledge of grammar, या to enable them to use English in different situations of life। ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश एक्सेंट में वो लोग इंग्लिश बोल सकें इसलिए प्राइमरी कक्षाओं में इंग्लिश सिखाते हैं? नहीं। अच्छे नंबर ला सकें बच्चे इसलिए सिखाते हैं? नहीं।
उन्हें ग्रामर का ज्ञान दिया जा सके इसलिए भी नहीं, टू इनेबल देम टू यूज इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये है इंग्लिश हम इसलिए सिखाते हैं कि हमारा लर्नर बच्चा जो है वो जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सके। लैंग्वेज यूज के लिए होती है, नंबर स्कोर करने के लिए नहीं होती, ग्रामर रटने के लिए नहीं होती। लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होती है। लैंग्वेज इसलिए सीखी जाती है ताकि आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें, अलग अलग सिचुएशंस में आप उसका यूज कर सकें। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये हमारे के पैरागोजी वाले पार्ट के क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको देखिएगा वापस, ठीक है। मतलब इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से लेने की कोशिश की थी हमने कि जिन स्टूडेंट्स ने ये मतलब चीज़ें नहीं भी पढ़ी हैं, सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी एक अच्छा अंदाज़ा इससे हो जाएगा भी क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।